स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एक टरबाइन के ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं और अपनी टरबाइन की थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। छोटा सा ही लेक्चर है, तो देखिए यहां पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई टरबाइन की। कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, इनलेट इधर से दिखाओगे, आउटलेट इधर से दिखाओगे, एक एक्सपेंशन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि टरबाइन में एक्सपेंशन होती है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि हम ये वाला सिंबल ही क्यों यूज करते हैं टरबाइन के लिए। ऐसा सिंबल क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि टरबाइन का काम है एक्सपेंशन देना। एक्सपेंशन, प्रेशर ड्रॉप होता है, एक्सपेंशन होती है, और जब एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा ना पर केजी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए वॉल्यूम को अकोमोडेट करने के लिए ब्लेड्स के साइज भी बड़े 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 होते चले जाते हैं टरबाइन के। इसलिए आपने देखा होगा टरबाइन इस तरह से यूजुअली आपको दिखेगी। तो इस तरह का कुछ सिंबल यूज होगा जहां पर एंट्री आप दिखाओगे इधर से, यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है और इधर से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, इधर से फ्लूइड एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कर रहा है, वो कोई खास मैटर नहीं करता। तो यहां पर एंट्री स्टेट है 1, एग्जिट स्टेट हो गई ये वाली 2। ठीक है जी। अच्छा, तो ये होगी हमारे पास टरबाइन। अब टरबाइन के ऊपर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? लेक्चर नंबर 55। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओ, क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, टॉप पर आपको मिलेगा लिंक ऑफ लेक्चर 55 स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। वो 10-15 मिनट की वीडियो एक बार देख लो। पूरी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे आती है, ड्राइव कैसे हुई, क्या एक एक टर्म का उसका मतलब है, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा। 100%। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आपको बड़ा इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है लेक्चर नंबर 55 में मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है जी। इसमें जो हर जो टर्म है वो किसमें है? वो है जाउल पर केजी में। हर एक टर्म जो है वो जाउल पर केजी में है, यानी कि पर केजी ऑफ फ्लूइड जो एंटर कर रहा है उसके बदले में जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है वो है। ठीक है ना, जाउल्स वाली। अच्छा, इस इक्वेशन में अब देखो H1 क्या है? एंथैल्पी। वन स्टेट के ऊपर, वन स्टेट के ऊपर के पैरामीटर्स क्या हैं? स्पेसिफिक एंथैल्पी H1। ठीक है, वेलोसिटी C1। C1 क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर कर रहा है। G ग्रेविटी होती है, ये तो आपको पता है। Z1 है 1 की किसी एक डेटम से हाइट कितनी है? Z1। उसी रेफरेंस से, उसी डेटम से 2 की हाइट कितनी है? Z2। तो यहां का पैरामीटर जो है वो Z1 बन जाएगा, उधर Z2 बन जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं यहां H2, C2 और Z2। डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि लेक्चर नंबर 55 आपको एक बार देखना पड़ेगा, उसमें मजा आने वाला है। अच्छा, उसके बाद बचती हैं टर्म्स, इधर Q और इधर W, 2 और बच गई। ये Q क्या है? हीट ट्रांसफर। क्या कुछ सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आई? वो होता है हीट ट्रांसफर। जब फ्लूइड 1 से एंटर किया और 2 से बाहर गया तो फ्लूइड यहां से यहां तक जब पहुंचा, क्या फ्लूइड की जो अंदर की हीट थी वो बाहर गई या बाहर की कुछ भी हीट सराउंडिंग से उस फ्लूइड में गई 1 से 2 के बीच में? तो टरबाइन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यू आपके पास 0 मिलेगा। नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकॉज टरबाइन इज इंसुलेटेड डिवाइस, थर्मली इंसुलेटेड डिवाइस। ठीक है, इस वजह से ध्यान दो। अच्छा जी, ये थर्मल इंसुलेशन मैंने एक प्रकार से आपको दिखाई है, वो हम मानते हैं। अच्छा, वैसे ही WCV, क्या कुछ वर्क ट्रांसफर मिला है आपको टरबाइन से, या टरबाइन में टरबाइन को काम करवाने के लिए बाहर से वर्क करना पड़ा? ये तो आपको पता ही है, टरबाइन का काम क्या है? वर्क आउटपुट लेना। ठीक है ना, तो टरबाइन से तो आपको वर्क मिलता है, सो देयर इज वर्क ट्रांसफर, ये तो रहेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, उसके बाद C1 और C2 की कुछ बात कर लेते हैं। C1 है वो वेलोसिटी जिसको लेकर फ्लूइड अंदर गया, C2 है वो वेलोसिटी जिसको लेकर फ्लूइड टरबाइन से बाहर आया। तो C1 और C2 दोनों ही बराबर हैं, C1 और C2 में कोई फर्क नहीं। यहां पर वेलोसिटी में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, वेलोसिटी में कुछ नहीं हो रहा। यहां H1 और H2 कुछ था, एंथैल्पी कंटेंट था H1 एंथैल्पी, वो एंथैल्पी कम होती चली गई टरबाइन में। टरबाइन का फंक्शन ही यहां पर ये है कि एंथैल्पी कम होती चली गई, और वो जो एनर्जी थी एंथैल्पी वाली वो किस फॉर्म में फिर अपीयर हुई? वो वर्क में आपको मिलनी शुरू हो गई। तो वेलोसिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। यहां आप लिख सकते हो भी C1 और C2 दोनों ही बराबर मान के आप चलो, C1 C2। ऐसे ही Z1 और Z2, अगर तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टरबाइन ऐसे पड़ी है, जो कि अक्सर होता भी है इन जनरल, ठीक है, तो आपके पास Z1 Z2 यानी कि
रेफरेंस से यहाँ की हाइट, रेफरेंस से यहाँ की हाइट दोनों बराबर ही होंगे। बेसिकली ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी एट 1, पोटेंशियल एनर्जी एट 2। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? फ्लूइड की, जो एंटर कर रहा है। तो यहां पर और यहां पर बराबर ही हुई ना फिर, तो Z1 और Z2 भी लगभग बराबर ही मानकर चलो। लगभग क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर बराबर ही है। अच्छा, तो ये अगर बराबर हो गए Z1 Z2 तो आपस में ये टर्म्स कट चुकी हैं। ऐसे ही C1 और C2 अगर बराबर हैं तो ये वाली टर्म्स भी कट चुकी हैं। अब आपके पास क्या बचा? नाउ यू आर लेफ्ट विद द टर्म्स H1, इधर H1 बच गया, ये सारा खत्म हो चुका है, इज इक्वल टू H2 प्लस WCV, बस यही बचा ना। और यहां से आपके पास क्या आया? दिस गिव्स H1, इसको इधर ले जाओ, माइनस H1 माइनस H2 इज इक्वल टू WCV। बस यही वो इक्वेशन है जो यहां पर अप्लाई होती है, और आप कह सकते हो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर द टरबाइन। तो इसमें क्या हुआ? टरबाइन में आपको कितना वर्क ट्रांसफर मिला जाउल पर केजी में? जाउल पर केजी कितना वर्क ट्रांसफर मिला? उतना मिला जितना ये है। और ये क्या है? H1 माइनस H2, यानी जितनी एंथैल्पी यहां थी और घटते घटते जितनी यहां रह गई, तो जितना ड्रॉप आ गया एंथैल्पी में H1 माइनस H2, वही पूरा का पूरा ड्रॉप किस फॉर्म में अपीयर हुआ? वर्क की फॉर्म में अपीयर हुआ, जो टरबाइन से आपको वर्क मिल रहा है। तो ये सिंपल सी बात थी। देखो, लेक्चर नंबर 55 एक बार देख लेना, उस लेक्चर में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को बताया मैंने। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 56, 57, 58 और ये 59, ये 4 लेक्चर्स में मैंने आपको उसी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की 4 एप्लीकेशंस बता दी, 4 अलग अलग डिवाइसेस में। एक में तो नोजल में बताया सबसे पहले, फिर कंप्रेसर में बताया, फिर थ्रॉटलिंग वाल्व में बताया, और अब टरबाइन में बताया। ये 4 अलग अलग थर्मोडायनामिक डिवाइस के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और इसी से आपको पता लग जाएगा कि किसी भी डिवाइस के लिए अगर आपके पास कोई एमसीक्यू आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। रामबाण यही है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यही है, उसी को अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को कंप्लीट कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं सारा कुछ। तो इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में लेकर चला जा रहा हूं आपको। तो एक रिक्वेस्ट फिर से कर देता हूं कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस तरह से सीरीज में उठाइए, शुरू से देखना शुरू कर दीजिए। उसी से आप एक्सपर्ट बनोगे और आपके सारे फंडामेंटल्स इस तरह से क्लियर हो जाएंगे कि उसका ऑल्टरनेटिव शायद ही आपको कहीं और मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझाया है, एक एक चीज मैंने आपको थॉरोली ईमानदारी से समझाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाई है आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है, आपको एक्सपर्ट बनाना, एक एक चीज आपको समझाना। तो वो अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है जरूर। और ना सिर्फ थर्मोडायनामिक्स में, और भी कोर्सेज के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो अब तक मैं लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं। उसमें मटेरियल साइंस के लेक्चर हैं, जरा एक बार उठाकर देखना। और उसके अलावा आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर हैं, और भी कोर्सेज के लेक्चर्स हैं। धीरे धीरे करके हम लेक्चर्स अपलोड करते जा रहे हैं, और ज्यादा, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाए, इधर उधर कहीं आपको जाने की जरूरत ना पड़े, पैसा खर्च करने की जरूरत ना पड़े। यहां 100% नहीं, 200%, 500% आपको मिलने वाली हैं चीजें। आप जरा एक बार उठाकर लेक्चर्स को देखिए जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में लिए चले जा रहा हूं आपको। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।